हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली ज़्यादातर उस ओबीजी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अपन वो सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ शुड ए नर्स स्क्रीन ए न्यू बॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर। एक नर्स है, वो न्यू बॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर फॉर द हाइपोग्लाइसीमिया के लिए उसे कैसे स्क्रीन करेगी। टेस्ट फॉर द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेगी, या फिर ड्रॉ करेगी ब्लड फॉर ए सीरम ग्लूकोज लेवल, या फिर ब्लड को ड्रॉ करेगी फॉर द सीरम ग्लूकोज लेवल के लिए, या फिर अरेंज फॉर ए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर अरेंज करेगी फॉर ए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए, या फिर टेस्ट हील ब्लड विथ ए ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्ट्रिप है। तो आंसर जाएगा फॉर ग्लूकोज टेस्ट हील ब्लड विथ ए ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्ट्रिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आंसर इसका क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है। व्हाट डज ए नर्स एंटिसिपेट विल बी द प्रोवाइडेड फॉर ए न्यू बॉर्न ऑफ ए मदर विथ हिस्ट्री ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है। एक नर्स है, वो क्या एंटिसिपेट करती है, जो क्या कर रही है, विल बी प्रोवाइडेड फॉर ए न्यू बॉर्न ऑफ ए मदर विथ ए न्यू बॉर्न है, जो न्यू बॉर्न ऑफ मदर है, जो विथ क्या है, हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की है। तो उसके लिए एक नर्स है क्या एंटिसिपेट करेगी, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए, या फिर स्पेशल हाई रिस्क केयर के बारे में देखेगी, या फिर रूटीन केयर ऑफ द न्यू बॉर्न दे देगी, या फिर लिमिटेड ग्लूकोज इंटेक करेगी। देखिए लिमिटेड ग्लूकोज इंटेक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो डायबिटिक मदर होती है उनके न्यूबॉर्न में ज़्यादातर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। उस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, बच्चे में, न्यूबॉर्न में। तो उस जो हाइपोग्लाइसीमिया वाले बच्चे होते हैं ना, उनको स्पेशल हाई रिस्क केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। आंसर बी, स्पेशल हाई रिस्क केयर की ज़रूरत है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स एंटिसिपेट दैट न्यू बॉर्न ऑफ मदर हु हैव डायबिटीज ऑफन हैव ट्रेमर्स। एक नर्स है, वो क्या एंटिसिपेट करेगी, जो न्यू बॉर्न ऑफ द मदर है हु हैव द डायबिटीज ऑफन हैव ट्रेमर्स, जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर क्या है, डायबिटीज़ है। जो डायबिटीज़ उसकी जो मदर थी, जो बेबी है, उसमें क्या मतलब देख उसके अंदर क्या सिम्टम्स है, ट्रेमर्स है, पीरियड ऑफ द अपनिया है, या फिर साइनोसिस है, या फिर पुअर सकिंग ऑफ एबिलिटी है। विथ वाट कॉम्प्लिकेशन आर दिस साइन एसोसिएटेड। देखिए एक डायबिटिक मदर है, उसका न्यूबॉर्न है, तो उसके अंदर क्या 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 सिम्टम्स आ रहे हैं, एट बर्थ के टाइम पे ट्रेमर्स आ रहा है, पीरियड ऑफ द अपनिया है, साइनोसिस है, पुअर सकिंग ऑफ द एबिलिटीज़ है। तो ये सारे किसके सिम्टम हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। तो ये किससे रिलेटेड होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, या फिर हाइपरकैल्सीमिया है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडिमा है, या फिर कंजेनाइटल डिप्रेशन ऑफ द आइसलेट ऑफ द लैंगरेंस है। देखिए कंजेनाइटल डिप्रेशन नहीं होता आइसलेट ऑफ लैंगरेंस का, इसमें स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया का जो बेबी होगा ना, जो डायबिटिक मदर होती है, उनके जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो उन बेबी में क्या होता है, कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं अपन को, ट्रेमर्स होता है, पीरियड ऑफ द अपनिया देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, पुअर सकिंग एबिलिटी होती है उनकी। तो ये क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या जाएगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। A nurse is assessing the apical and the radial pulse of a postpartum client 3 hours after the birth of her second child। एक नर्स है, वो एपिकल और रेडियल पल्स को असेस कर रही है, कब कर रही है, वो पोस्टपार्टम क्लाइंट में 3 आवर आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकंड चाइल्ड, जिसने सेकंड चाइल्ड को क्या क्या जन्म दिया है, और उसके 3 आवर्स के अंदर ये क्या कर रही है, पोस्टपार्टम मदर की रेडियल और एपिकल पल्स है वो असेस कर रही है, ठीक है, एक नर्स, ठीक है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, मतलब क्या नॉर्मल फाइंडिंग देखेगी। एक्सपेक्ट का मतलब है कि वो क्या मतलब कंडीशन है जो नॉर्मल है। थ्रेडी पल्स है, नहीं, ये हमेशा पीपीएच वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। स्लो हार्ट बीट है, या फिर बाउंडिंग पल्स है, बाउंडिंग पल्स हमेशा किसी, ये भरी हुई पल्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, या फिर द इरेगुलर हार्ट बीट है। तो देखिए आंसर जाएगा इसका बी, सेकंड नंबर, स्लो हार्ट बीट होगी। देखिए आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हार्ट बीट है वो स्लो देखने को मिलते हैं, क्योंकि कार्डिक आउटपुट और ये बड़ा कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई होती है, कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ा होता है उस टाइम पे। इस कंडीशन में क्या होता है, स्लो हार्ट बीट देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक्सपेक्ट नॉर्मल फाइंडिंग है, क्या देखने को मिलती है, स्लो हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट
अगर देखिए अगर पोस्टपार्टम हेमरेज होता तब अपन क्या करते हैं, थ्रेडिपल्स है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग लॉस हुई होती है, और तो थ्रेडिपल्स वगैरह ऐसा ये हाइपोलेमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो इसके अंदर क्या है, स्लो हार्ट बीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ए नर्स इज रिव्यूइंग ए क्लाइंट्स हिस्ट्री। एक नर्स है वो क्लाइंट की हिस्ट्री रिव्यू कर रही है। व्हाट टू प्री डिस्पोजिंग कॉजेज ऑफ द पुपेरियल पोस्टपार्टम इन्फेक्शन शुड अलर्ट द नर्स टू मॉनिटर दिस क्लाइंट। देखिए एक नर्स है जो रिव्यू करती है क्लाइंट की हिस्ट्री को, उसमें कौन सी 2 प्री डिस्पोजिंग कॉजेज हैं जो पुपेरियल सेप्सिस यानी पुपेरियल इन्फेक्शन के लिए अलर्ट कोज करते हैं, कि मतलब वो 2 कोज हैं जो क्या कर सकते हैं, पुपेरियल इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। देखिए पुपेरियल पीरियड 6 वीक का होता है, ठीक है, नॉर्मल 6 वीक मतलब 42 डेज का होता है। तो इस दौरान मतलब क्या कंडीशन, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो मतलब इंडिकेट करती है कि क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट है मालन्यूट्रिशन या फिर एनीमिया है। नहीं, मालन्यूट्रिशन और एनीमिया हमेशा किस में देखने को मिलता है, जिनमें पीपीएच हो रखा है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड लॉस हुआ है और ये वाली कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। सेकंड है हेमरेज एंड ट्रोमा ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है ना, हेमरेज होगा, ट्रोमा होगा ड्यूरिंग द लेबर, ये कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है कि इन्फेक्शन हो सकता है उस क्लाइंट में। प्री डिस्पोजिंग है, प्री एक्लेम्सिया एंड रिटेंशन ऑफ द प्लेसेंटल फ्रेगमेंट है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म इन बर्थ कैनाल एंड द ट्रोमा ड्यूरिंग द बर्थ, इसके अंदर ट्रोमा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये आएगा हेमरेज एंड ट्रोमा ड्यूरिंग द लेबर, ठीक है। तो क्लाइंट ये मतलब ना आप स्टेटमेंट माइंड में बना लीजिए कि मतलब जो क्वेश्चन होते हैं ना इनके आंसर कैसे हैं। तो देखिए हेमरेज और ट्रोमा क्या करता है, ये पुपेरियल सेप्सिस के प्री डिस्पोजिंग है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आंसर इसका बी है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट हु हैज 6 लिविंग चिल्ड्रन, उनके 6 बच्चे हैं, लिविंग है, हैज जस्ट गिवन बर्थ, और उसने अभी जस्ट बर्थ दिया है, आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एक्सपल्शन होने के बाद एन इन्फ्यूजन ऑफ द लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन विथ 10 यूनिट ऑफ द ऑक्सीटोसिन मतलब पिटोसिन इज प्रिस्क्राइब्ड हुआ है। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हेन आस्क्ड व्हाई दिस इज इन्फ्यूजन इज नीडेड। देखिए एक क्लाइंट है जो 6 लिविंग चिल्ड्रन को जिन्होंने क्या दिया, जन्म दिया, और अभी अभी जस्ट एक बच्चे को भी जन्म दिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा हुआ है, इन्फ्यूजन उसको क्या किया है, रिंगर लैक्टेट और ऑक्सीटोसिन है 10 यूनिट पिटोसिन उसको दिया, चल रहा है, प्रिस्क्राइब किया है। तो इस पिटोसिन जो दिया है, ऑक्सीटोसिन है, रिंगर सॉल्यूशन है, ये देने की क्यों नीड पड़ी, इस इन्फ्यूजन के को देने की नीड क्यों पड़ी क्लाइंट को, ये पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यू हैड ए प्रीसिपिटियस बर्थ है, या फिर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्स्ट्रा म्यूरल बर्थ है, या फिर इट विल हेल्प एक्सपेल द रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट है, या फिर क्या है, योर यूटरस में हैव ए रिलैक्स्ड टोन आफ्टर द मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो देखिए ये बात ठीक है, और 4th नंबर की जो बात है ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, मदर क्या है, मल्टी ग्रांड वो है, ग्रांड मल्टीपेरा है, मतलब बहुत साल बाद बच्चों को जन्म दे चुकी है, तो उसकी यूट्रस की टोन है वो भी कम हो चुकी है, टोन मतलब गायब हो चुकी है, तो इसलिए यूट्रस की टोन वापस आ जाए इसके लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, पिटोसिन देते हैं, और लैक्टेट सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। इसका यहाँ पे यही है रिलेशन, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड इट इज एक्सपेक्टेड फॉर वुमन टू हैव एन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विथ टेकिकार्डिया। देखिए ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान इट इज एक्सपेक्टेड फॉर वुमन टू हैव एन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विथ टेकिकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट है विथ टेकिकार्डिया है। दिस नॉलेज शुड मोटिवेट ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ कार्डियक प्रॉब्लम टू मॉनिटर फॉर एन इरेगुलर पल्स है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, एन इंक्रीज इन वेजाइनल ब्लीडिंग। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हाइपोवोलेमिक शॉक का कोई मतलब नहीं है कि ये कि देखिए किसको इंडिकेट है, किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए कार्डियक प्रॉब्लम है, फोकस कहाँ देना है यहाँ पे अपन को। देखिए एक पोस्टपार्टम पीरियड है
और टेकीकार्डिया है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा हुआ है और साथ में क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम वाला पेशेंट है। तो उसके अंदर देखिए कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट होते हैं ना, कार्डियक डिजीज वाले, ठीक है, कार्डियक क्लाइंट को, जिस क्लाइंट को कार्डियक डिजीज वाली कंडीशन देखने को मिलती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है देखिए, उसमें बाद में जाके क्या होता है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टी वगैरह, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो आंसर क्या जाएगा, बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है, आंसर इज बी है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड पोस्टपार्टम हावर आफ्टर ए लॉन्ग लेबर एंड बर्थ ए नर्स आइडेंटिफाइज दैट द क्लाइंट हैज हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग दैट डज नॉट डिमिनिश आफ्टर द फंडल मसाज। मतलब उसको क्या हो रही है, एक्सेसिव हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है पोस्टपार्टम पीरियड में, हावर आफ्टर सेकेंड पोस्टपार्टम हावर आफ्टर ए, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, डज नॉट डिमिनिश आफ्टर द फंडल मसाज के बाद में भी कम नहीं हो रही है। द क्लाइंट स्टेट आई एम सो थ्रस्टी, क्लाइंट बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आई कैन हैव सम गिंगर, मतलब कुछ पीने के लिए मांग रही है, खाने के लिए, ठीक है। हाउ शुड द नर्स रिप्लाई, नर्स उसको क्या रिप्लाई करेगी, देखिए एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, फंडल मसाज हो गई है, उसके बाद में भी क्या है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, और पर्सन को क्या है, थ्रस्टी है, क्लाइंट वो थ्रस्टी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इट इज़ गुड टू रीगेन योर फ्लूइड, ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि उसके इससे क्या होता है, अगर आप कुछ पियोगे तो क्या वो फ्लूइड का रीगेन होगा। आई विल ब्रिंग सम फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। सेकंड है आई कैन मैनेज हाउ थ्रस्टी यू आर, हाउ एवर आई मस्ट गेट एन ऑर्डर बिफोर गिविंग यू एंड फ्लूइड, यू एनी फ्लूइड, या फिर योर फ्लूइड लेवल शुड रिटर्न टू नॉर्मल एज क्विकली एज पॉसिबल, द ब्लड लॉस कैन बिगन टू बैलेंस इफ़ यू ड्रिंक एनफ फ्लूइड, कि भाई अच्छे से आप अगर एनफ फ्लूइड ले लेते हो तो आपका जो फ्लूइड ब्लड का लॉस हुआ है ये रीगेन हो जाएगा। या फिर फोर्थ नंबर क्या है, एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़, मतलब ये नहीं, ये डिफ़िकल्ट है, इट इज़ बेस्ट फॉर यू टू वेट फॉर द ब्लीडिंग टू सबसाइड, नहीं आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक ब्लीडिंग सबसाइड नहीं हो जाती तब तक। तो देखिए फोर्थ नंबर पे क्या बोल रहे हैं, जब तक आपकी ब्लीडिंग सबसाइड नहीं हो जाती तब तक वेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, देखिए आई कैन, उसके बाद क्या 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 करना है, मॉइस्चराइज फॉर योर लिप्स टू रिलीव द, इसके लिए अपन को क्या करना है, आई कैन गिव यू मॉइस्चराइज, मतलब आपको मॉइस्चराइज के लिए अपने मतलब लिप्स है वो मतलब ड्राई ना हो उसके लिए पानी मतलब वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसलिए बोल रही है। तो ये देखिए ये ठीक है, क्योंकि देखिए जो पीपीएच का पेशेंट होता है ना, पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसको पीपीएच है क्योंकि देखिए प्रोफ्यूज हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग है और फंडल मसाज के बाद भी क्या है, रुक नहीं रही है, तो इसके अंदर क्या है, पीपीएच है, मतलब पीपीएच है, तो इसके अंदर क्या है, देखिए पीपीएच का मैनेजमेंट के लिए अपन पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, उसके अंदर पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल नहीं है तो पैकिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग नहीं है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी में लाइगेशन वगैरह करते हैं ना, सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पर्सन को हम क्या करते हैं, एनपीओ रखते हैं, और क्या करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट इसके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड ए नर्स एंटिसिपेट अबाउट द इंसुलिन रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लाइंट विथ डायबिटीज ऑन हर फर्स्ट पोस्टपार्टम डे। देखिए क्या है कि व्हाट शुड ए नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी अबाउट द इंसुलिन रिक्वायरमेंट के लिए ऑफ ए क्लाइंट विथ द डायबिटीज है, एक क्लाइंट है डायबिटीज का है, ऑन हर फर्स्ट पोस्टपार्टम डे, देखिए फर्स्ट पोस्टपार्टम डे है, ठीक है, उस समय नर्स क्या रिक्वायरमेंट को मतलब एंटिसिपेट करेगी, उसको किसकी ज़रूरत है, डायबिटीज़ को, ऑन फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पे, ए रैपिड इंक्रीज विल रिमेन अनचेंज्ड, ए शार्प और सडन डिक्रीज, मतलब डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, एंटिसिपेट अबाउट द इंसुलिन
मतलब उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ऑफ ए क्लाइंट को भी डायबिटीज ऑन हर द फर्स्ट पोस्टमार्टम डे पे, या फिर विल डिक्रीज द स्लोली एंड स्टेडी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर पोस्टमार्टम डे पे क्या होता है, सडनली ए शार्प एंड सडन डिक्रीज होता है, ए शार्प एंड सडन डिक्रीज देखने को मिलता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन में सडन और शार्प मतलब ग्लूकोज लेवल गिरता है, तो इस कंडीशन में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, एंटीसिपेटरी रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके पोस्टमार्टम डे पे क्या होता है कि ए शार्प एंड सडन डिक्रीज होता है किसके अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज का, तो इसलिए क्या है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ए शार्प एंड सडन डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं मोस्ट हैं इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द नर्स इज काउंसलिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ टाइप 1 डायबिटीज अबाउट द मेडिकेशन चेंजेज एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, विच मेडिकेशन विल बी नीडेड इन द इंक्रीज डोजेज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। इसने बोला है कि मतलब एक वो है, ए नर्स है वो काउंसलिंग कर रही है प्रेग्नेंट क्लाइंट को विथ टाइप 1 डायबिटीज़ अबाउट द मेडिकेशन चेंजेज एज प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी उस टाइम पे उसको मेडिकेशन चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो विच मेडिकेशन विल बी नीडेड इन द इंक्रीज डोजेज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बताइए इंसुलिन है या एंटी हाइपरटेंसिव है या फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम है या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ वाली मदर है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, डायबिटीज शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन HPL हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन हार्मोन होता है। ये क्या करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या करता है इंसुलिन रेसिस्टेंस कोज करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कोज करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कोज करता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में इनको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है इसलिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस कोज करता है, तो HPL हार्मोन है। इसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रेगनेंसी वो प्रोग्रेस करते हैं वो उसे यहाँ पर क्या करते हैं इंसुलिन की लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What nursing intervention is specific for client with cardiac problem who are in the active labor? What nursing intervention is specific, क्या पूछा है, स्पेसिफिक पूछा है, स्पेसिफिक फॉर ए क्लाइंट विथ कार्डियक प्रॉब्लम, एक क्लाइंट है जो कार्डियक प्रॉब्लम का हु आर इन एक्टिव लेबर में, एक्टिव लेबर की कंडीशन में है और उसको क्या है कार्डियक प्रॉब्लम्स है, तो उसको कौन से स्पेसिफिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट है एनकरेजिंग फ्रिक्वेंट वर्डिंग के लिए, मतलब फ्रिक्वेंट वर्डिंग के लिए बोलेंगे, या फिर मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर हावरली, या फिर हर घंटे से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, या फिर ऑस्कल्टेटिंग द लंग्स फॉर द क्रेकल्स एवरी 30 मिनट्स है, या फिर हेल्पिंग द टर्न फ्रॉम साइड टू साइड एट द 15 मिनट इंटरवल। देखिए ये साइड टू साइड हर 15 मिनट से कोई इसका मतलब नहीं है। कार्डियक प्रॉब्लम वाला क्लाइंट है एक्टिव लेबर की कंडीशन में। तो देखिए एक बात आप ज़रूर याद रखना कि ड्यूरिंग लेबर एक होता है कि देखिए जो वही बात है, देखिए जो एक्टिव लेबर में है और कार्डियक प्रॉब्लम वाला है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्कल्टेटिंग द लंग्स फॉर द क्रेकल्स एवरी 30 मिनट, क्रेकल्स के लिए, क्योंकि कार्डियक का पेशेंट है। ठीक है, कार्डियक का पेशेंट है और क्योंकि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में क्या होता है बाद में जाके रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो क्या होगा हर मतलब 30 मिनट से अपन तो ऑस्कल्टेट करना द लंग साउंड। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विथ द सीवियर प्री एक्लेम्सिया, मतलब सीवियर प्री एक्लेम्सिया फॉर द ऑनसेट ऑफ द एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया फॉर द ऑनसेट ऑफ द एक्लेम्सिया, एक नर्स है वो मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को विद द सीवियर प्री एक्लेम्सिया फॉर द ऑनसेट ऑफ द एक्लेम्सिया के लिए। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट एन इम्पेंडिंग
सीजर, मतलब कौन सी इनमें से कौन सा चारों में से स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि उसको इम्पेंडिंग सीजर है। परसिस्टेंट हेडेक है विद द ब्लू रेड विजन, नहीं, देखिए ये प्री एक्लेम्पसिया के क्लाइंट में देखने को मिलता है। परसिस्टेंट हेडेक होता है ब्लू रेड एंड विथ द ब्लू रेड विजन होता है। सेकंड क्या है, एपिगेस्ट्रिक पेन है विथ नोजिया एंड वोमिटिंग है, ये भी किस में देखने को मिलता है, प्री एक्लेम्पसिया के पेशेंट में, ठीक है। स्पॉट्स विद द फ्लैशेस ऑफ द लाइट बिफोर द आइज, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। रोलिंग ऑफ द आइज टू वन साइड विथ फिक्स्ड स्टार, देखिए स्टार, देखिए इसके अंदर क्या है, मतलब सीवियर प्री एक्लेम्पसिया का क्लाइंट है और जो एक्लेम्पसिया की कंडीशन शुरू होने पर जा रहा है, तो एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया में एक अंतर क्या है, सीजर का ही तो है भाई, ठीक है। इसके प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, 3+ से हो जाता है ना, 3+ ग्रेड में आ जाता है, 3+ ऊपर हो जाता है, तो प्री एक्लेम्पसिया देखने को मिलता है, ठीक है। प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, बीपी है 140/90 mF/Hg क्या होता है, अब वो देखने को मिलता है, ठीक है। 140 बाई प्री एक्लेम्पसिया में क्या बीपी क्या है 140/90 से अब वो देखने को मिलता है, ठीक है। और लेस देन 160/110 से कम देखने को मिलता है, ये प्री एक्लेम्पसिया वाली कंडीशन में। और इसमें साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है साथ में, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है, ये वाली कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बीपी मोर देन 160/110 हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन है, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया वाली कंडीशन है। और ये जो प्रोटीन यूरिया ये 3+ वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। और एक्लेम्पसिया में 5+ हो जाता है, ठीक है। तो वो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, तो इसने क्या पूछा, एक्लेम्पसिया, तो एक्लेम्पसिया में क्या है, सीजर। तो सीजर वाली कंडीशन में उनकी जो अलग अलग फेज होती है, क्लोनिक फेज है, टॉनिक फेज है, टॉनिक फेज है, तो उस कंडीशन में रोलिंग ऑफ द आइज होता है सीजर में, ठीक है, टू वन साइड विथ एक फिक्स्ड हो जाती है, उसके बाद में फिक्स हो दी जाके, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन में आंसर जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए ए नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट डिजीज, एक नर्स है जो प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर केयरिंग कर रही है फॉर ए क्लाइंट विद द हार्ट डिजीज हु इज इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, और वो सेकंड ट्राइमेस्टर हो, उसको हार्ट डिजीज है। व्हाट हीमोडायनेमिक ऑफ द प्रेगनेंसी में अफेक्ट द क्लाइंट एट दिस टाइम, मतलब हीमोडायनेमिक ऑफ द प्रेगनेंसी में अफेक्ट द क्लाइंट एट दिस टाइम। डिक्रीज द आरबीसी ऑफ द नंबर, देखिए प्रेगनेंसी में आरबीसी बढ़ती है, ठीक है, 20 to 30% तक बढ़ती है। और 30 से 40% क्या बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। और 40 से 50% क्या बढ़ता है, अपना प्लाज्मा बढ़ता है। और 18 से 20 क्या बढ़ता है, एचबी बढ़ता है। ये चीज़ फ्रेंड याद रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। देखिए अपना जो एचबी है वो कितना बढ़ता है, एचबी बढ़ता है 18 से 20, ठीक है। अपना एचबी के बाद में आरबीसी, अपना जो आरबीसी है वो 20 to 30% बढ़ता है, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। 18 से 20, 20 से 30, आरबीसी के बाद में अपना क्या आता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड कितना बढ़ता है, देखिए ब्लड कितना बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है 30 to 40%, ठीक है, 30 to 40। और अपना प्लाज्मा कितना बढ़ता है, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, प्लाज्मा कितना बढ़ता है 40 to 50%, ठीक है। तो ये आंसर ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो इसके अंदर अपने क्या पूछा, हीमोडायनेमिक ऑफ द प्रेगनेंसी में अफेक्ट द क्लाइंट एट दिस टाइम। आरबीसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यहाँ पे क्या है, इसने बोला डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो साइज है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है। या फिर हार्ट रेट एक्सीलरेशन इन द लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब लास्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में हार्ट रेट वो बढ़ती है। या फिर इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए कार्डियक आउटपुट है वो ड्यूरिंग ज़्यादा बढ़ता है, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, तो देखिए हार्ट रेट एक्सेलरेशन होता है इन द लास्ट। देखिए हार्ट रेट बढ़ती है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि भाई लास्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ती है। इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है, इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद द हेड डिजीज। एक नर्स है जो प्रीनेटल क्लिनिक में आ रही है, इज केयरिंग कर रही है फॉर ए क्लाइंट विद द हेड डिजीज। हु इज, देखिए वो सेम क्वेश्चन है पहले वाला, इसका आंसर यही है डी। इंक्रीज होगा इन कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट है विद द क्लास सेकंड हेड डिजीज है। देखिए एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसको हेड डिजीज का कौन सा क्लास है, सेकंड है। इज कंसिडर दैट हर प्रेगनेंसी विल बी एडेड बर्डन ऑन हर ऑलरेडी compromised heart. A nurse explained that during pregnancy the cardiac system is most compromised during the। इसने यही पूछा है कि एक क्लाइंट है, प्रेग्नेंट लेडी है जिसको क्लास सेकंड का हेड डिजीज है, ठीक है, और उसके अंदर इसको क्या आ रहा है, ऑलरेडी इसका हेड क्या कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, एडेड बर्डन ऑन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हेड है। तो ए नर्स एक्सप्लेन कर रही है दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द कार्डियक सिस्टम इज मोस्ट कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग द, मतलब कार्डियक हार्ट है वो कब सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ये पूछा है इसने। इसमें है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और प्रेगनेंसी है, या थर्ड ट्राइमेस्टर है, या फिर ट्रांजिशनल फेज ऑफ द लेबर है, या फिर फर्स्ट 2 days आफ्टर द बर्थ है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, इसकी 4 कंडीशन है। तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, या फर्स्ट है, या फिर ट्रांजिशनल फेज ऑफ द लेबर, या फिर फर्स्ट 2 days आफ्टर द बर्थ है। तो देखिए एक है अमेरिकन कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अकॉर्डिंग हार्ट डिजीज के कितनी मतलब स्टेज है, 4 है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ की। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ठीक है, ये है। तो फर्स्ट में क्या होता है, हार्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मतलब सारी चीज़ नॉर्मल होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, इसमें माइल्ड होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इसमें मतलब सीवियर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस थर्ड और फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, लेडीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो उसको प्रेगनेंसी के लिए एकदम से अवॉइड कर दिया जाता है कि भाई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना ही नहीं है, लेकिन अगर मदर फिर भी चाहिए तो उसको 9 month + 7 days होते हैं ना, उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसको ड्यूरिंग मतलब हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। लेकिन जो सेकंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट में मतलब इसको कंटिन्यू रखते हैं फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर तो मोर देन 28 वीक के बाद में उसको मतलब 28 नहीं, इसके अंदर है 34 और इसके अंदर है 28 की वीक की प्रेगनेंसी के बाद में क्या करते हैं, इसको हॉस्पिटल में स्टे के लिए बोलते हैं। सेकंड हार्ट कॉम्प्रोमाइज की स्टेट है तब तो मोर देन 28 वीक पे, और अगर इसके अंदर तो है मोर देन 28 जाएगा और इसके अंदर जाएगा मोर देन 34, ठीक है, इस हिसाब से जाएगा सेकंड में। तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल में स्टे के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना थोड़ा क्या होता है, दुर्लभ होता है इन कंडीशन में। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में नहीं कर सकते। फिर भी अगर मदर चाहे करना चाहती है तो क्या करते हैं, उसको हॉस्पिटल में स्टे के लिए बोलते हैं। तो ये होता है हार्ट की मतलब इस कंडीशन में। तो इस अपने जो क्वेश्चन में सेकेंड स्टेज है हार्ट डिजीज़ की, तो एक होता है, एक देखिए फ्रेंड्स ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कब देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा तो देखने को मिलता है पोस्ट पार्टम पीरियड में, ठीक है। हार्ट जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, सबसे ज़्यादा पोस्ट पार्टम पीरियड में होता है, ठीक है, पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर होता है। पोस्ट पार्टम पीरियड के अंदर भी कौन से टाइम में, लेस देन 48 आवर्स, शुरू के जो 48 आवर है, पहले तो आगा पोस्ट पार्टम पीरियड, पोस्ट पार्टम यानी पुपेरियम जो पीरियड होता है उसमें, उस पीरियड में भी स्टार्टिंग के जो 48 आवर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके बाद फर्स्ट वाला ये, सेकंड क्या है, सेकंड ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग लेबर या फिर इंट्रापार्टम, ड्यूरिंग लेबर के दौरान है हार्ट वो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। उसके बाद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अकेला पूछे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी
28 से लेके 30 वीक पर हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है, 30 की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम पे हार्ट वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में। मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर याद रखना, प्रेगनेंसी में भी मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो लेकिन इसके अंदर अपन ने क्या पूछा है, देखिए सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम पीरियड में भी शुरू के जो 48 आवर्स होते हैं उनमें हार्ट है कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ड्यूरिंग लेबर है, ड्यूरिंग लेबर के बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 28 to 30 वीक की प्रेगनेंसी पे देखने होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, थर्ड है, तो इसके अंदर जाएगा फर्स्ट 2 days आफ्टर द बर्थ, मतलब पोस्टपार्टम पीरियड के 48 जो शुरू के जो 48 आवर्स होते हैं उन कंडीशन में सबसे ज़्यादा हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ द एक्लेम्सिया डिटरमाइन दैट द रिस्क फॉर अनोदर सीजर हैज सबसाइडेड। व्हेन डज ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एक्लेम्सिया के क्लाइंट को डिटरमाइन दैट द रिस्क फॉर अनोदर सीजर हैज सबसाइड, आफ्टर बर्थ अकर, आफ्टर लेबर बिगिन, या फिर 48 आवर्स पोस्टपार्टम, या 24 आवर्स पोस्टपार्टम। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, 48 आवर्स पोस्टपार्टम जाएगा। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विथ द क्लास फर्स्ट हार्ट डिजीज इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट इन द एक्टिव लेबर, बर्थिंग के लिए एडमिटेड है और क्लास फर्स्ट हार्ट डिजीज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी के अनुसार कितनी हार्ट डिजीज की वो कंडीशन थी, 4। इन व्हाट पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट, देखिए यहाँ कोई वो वाला मतलब नहीं लगाना। ठीक है, स्टेज फर्स्ट हार्ट डिजीज है, क्लास फर्स्ट हार्ट डिजीज है, एडमिटेड है क्लाइंट, बर्थ सूट एक्टिव लेबर में है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, हाई फाउलर, सेमी फाउलर, लेफ्ट लेटरल विथ हेड एलिवेटेड, या फिर राइट लेटरल विथ हेड एलिवेटेड है। तो देखिए राइट, ड्यूरिंग लेबर के दौरान हार्ट वाली कंडीशन है तो उसके अंदर क्या देते हैं, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मदर को ज़्यादातर लेफ्ट लेटर साइड पोजीशन देते हैं, राइट क्यों नहीं देते, क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस होता है ना, ग्रेविड यूट्रस जो होता है, ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर होता है ना वो किस पे लगता है, वेना कवा पे लगता है, और जब ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर है वेना कवा पे लगता है तो वेना कवा कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने की वजह से उसमें सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, तो उससे बचाने के लिए मदर को क्या, लेडी को क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल विद हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं इन कंडीशन में, और ऊपर से इसको हार्ट डिजीज है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल विद हेड एलिवेटेड देंगे। देखिए ड्यूरिंग सिजेरियन वगैरह हो ना तब भी अपन क्या करते हैं, राइट बटक्स के नीचे पिल्लो देते हैं ताकि उसका क्या हो, थोड़ा लेफ्ट लेटरल हो जाए। ठीक है, और जो वेना कवा है वो कंप्रेस ना हो और सुपाइन हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन है वो अकर ना हो। ठीक है, तो ये जाएगा आंसर इज सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the safest position for a woman in the labor when a nurse observe a prolapsed cord? देखिए प्रोलेप्स्ड ऑफ द कॉर्ड है कि कंडीशन में कौन सी जो पोजीशन है वो मतलब देते हैं ठीक है, क्लाइंट को प्रोन है, फाउलर है, लिथोटोमी है, या फिर टेंडरबर पोजीशन। तो देखिए ये आंसर सबको पता है कि टेंडरबर पोजीशन ही देते हैं। ठीक है, प्रोलेप्स्ड कॉर्ड में कौन सी पोजीशन देते हैं, टेंडरबर पोजीशन देते हैं, या फिर नीचे पोजीशन भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टेंडरबर पोजीशन देते हैं ना तो उसके जो प्रोलेप्स जो कॉर्ड है ना उस पर प्रेशर हट जाता है, बच्चे के जो हेड का जो प्रेशर लगा होता है ना वो हट जाता है टेंडरबर पोजीशन में, और उससे रिलीव मिलता है। ठीक है, इसीलिए देते हैं टेंडरबर पोजीशन। नेक्स्ट, ये क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन मोस्ट प्रोमिनेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन द जुगुलर वेन डिस्टेंशन मोस्ट, देखिए जुगुलर वेन डिस्टेंशन है किस कंडीशन में देखने को मिलती है, एब्डोमिन पेन है, या फिर हार्ट फेल्यूर है, या फिर एमआई है, या फिर न्यूमोथोरिक्स है। तो ये क्वेश्चन सबको पता है कि हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन में क्या आता है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलता है।
देखिए विच टेबल प्रिंसिपल डज द नर्स डिटरमाइन is in operation when the application of the local heat bath transfer the temperature to the body, रेडिएशन, इंसुलेशन या फिर कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन। तो सबको पता है कंडक्शन। A nurse remind a client that it is time of the therapy. It is time on therapy. The client respond by yelling Nurse, you are always telling me what just my father. You are always telling me what just my father। ठीक है। द क्लाइंट रेस्पॉन्ड करता है बाय येलिंग द नर्स। क्लाइंट है वो बोल रहा है, ठीक है, एक क्लाइंट है वो बोल रहा है किसको, नर्स को बोल रहा है कि आप मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट करते हो। व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म द क्लाइंट यूजिंग। इस कंडीशन में क्लाइंट जो है वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज कर रहा है। तो फर्स्ट है रिग्रेशन या फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन है या फिर ट्रांसफरेंस है। तो देखिए इसके अंदर क्या काउंटर ट्रांसफरेंस वाला ऑप्शन ही आया, वरना तो फिर क्या होता था थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसके अंदर साफ साफ ट्रांसफरेंस लिखा हुआ है। तो सबको पता है कि जब क्लाइंट है वो नर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मतलब नर्स को बोल रहा है कि आप मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तब तो ये ट्रांसफरेंस है। लेकिन अगर आपको नर्स बोले कि नर्स क्लाइंट को बोले कि आप मुझे मेरे ऐसे ब्रदर की तरह देख रहे हो, आप मुझे मेरे फादर की तरह देख रहे हो, तब वो क्या होता है, काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। तब वो क्या होता है, काउंटर ट्रांसफरेंस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए ट्रांसफरेंस अकेला मतलब क्लाइंट है वो नर्स की तरफ देख रहा है, नर्स की तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। और जब वो होता है ट्रांसफरेंस, काउंटर कब होता है, जब नर्स है वो पेशेंट की तरफ अट्रैक्ट होती है और बोलती है कि आप मुझे मेरे ब्रदर की तरह ट्रीट करते हो, या फिर आप मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट करते हो, या फिर मेरी मदर की तरह ट्रीट करते हो, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक है रिग्रेशन का मतलब होता है, रिग्रेशन में क्या होता है, चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे एक मतलब 55 ईयर ओल्ड पर्सन है और वो बचपन जैसी हरकतें कर रहा है, तो वो क्या है, रिग्रेशन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। एक है रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन में हमेशा एक वो है कि कोई पर्सन है किसी दूसरे पर्सन, मतलब कोई पर्सन है वो कोई दो पर्सन है, मतलब वो एक पर्सन है वो किसी और दूसरे पर्सन के सामने उसकी क्या कर रहा है, अच्छाई कर रहा है, लेकिन उस पर्सन के जाते ही उससे क्या है, उसकी बनती नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन है मतलब एक्शन और रिएक्शन, मतलब ठीक है, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है रिएक्शन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इंसिडेंस। देखिए ये क्वेश्चन है, incidents of child molestation often are revealed years after later revealed years later when the victim is an adult. Which defense mechanism reflect this situation? कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या है, चाइल्ड मोलेस्टेशन ऑफन आर रिवेल्ड ईयर लेटर। ठीक है, तो क्या होगा, आइसोलेशन है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, रिप्रेशन है। इंसिडेंस ऑफ द चाइल्ड मतलब इंसिडेंस ऑफ द चाइल्ड मोलेस्टेशन ऑफन आर रिवेल्ड, मतलब रिवेल्ड कर रहा है ईयर लेटर व्हेन द विक्टिम इज एन एडल्ट। देखिए कोई चाइल्ड था, जब उसका कोई इंसिडेंट था उसको वो रिवेल्ड कर रहा है, ठीक है, रिवेल्ड कर रहा है मतलब उसको भूल रहा है एडल्ट वाली एज में आने के बाद में, तो वो क्या करेगा, रिप्रेशन होगा। नेक्स्ट द डॉटर ऑफ ए क्लाइंट ऑफ डेमेंशिया, उसको डेमेंशिया रिवेल्ड दैट द क्लाइंट यूज्ड फॉर द टूथ ब्रश टू कॉम्ब हर हेयर दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक क्लाइंट है जिसको डेमेंशिया है, डेमेंशिया वाली कंडीशन, डेमेंशिया मतलब मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, मेमोरी। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है टूथ ब्रश को एज ए कॉम्ब, मतलब टूथ ब्रश से कॉम्बिंग कर रहा है, मतलब हेयर बना रहा है, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है, अप्रेक्सिया का, एफेसिया का, एनोमिया है या फिर एमनेशिया। तो आंसर हो जाएगा अप्रेक्सिया। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग इमेज। ये इमेज किसकी है, आप ये बताओ। ये विलियम एंथोवन है या फिर हैंस बर्गर है या फिर
क्रिश्चियन बर्नार्ड है या फिर लेविस थॉमस है? तो ये क्या है? विलियम एंथवन है। ये किसकी इमेज है? विलियम एंथवन की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मॉन्टेक्स टेस्ट इज करेक्ट? मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेक्निक्स कौन सी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मेडिसिन देते हैं ना वो मॉन्टेक्स टेस्ट करने के लिए। तब होल्ड द निडल एंड सिरिंज ऑलमोस्ट द पैरेलल टू द क्लाइंट स्किन, मतलब जो निडल और सिरिंज है उसको होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट पैरेलल टू द क्लाइंट स्किन, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट जो करते हैं अपना आईडी करते हैं, इंटरडर्मल करते हैं, ठीक है। इंटरडर्मल करते हैं तो क्या होगा? पैरेलल ही होगा, ठीक है, स्किन की वजह से। तो ठीक है, अगला देखते हैं आगे। पिंच द स्किन व्हेन द इंसर्टिंग द निडल, मतलब निडल को इंसर्ट करने से पहले पिंच करेंगे क्या स्किन को? ठीक है, ऐसा तो नहीं करते। एस्पिरेट द बिफोर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन को इंजेक्ट करने से पहले एस्पिरेट थोड़ी करते हैं, आईडी लगाते वक्त नहीं करते, ठीक है। ये भी IM इंजेक्शन में करते हैं। मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन, नहीं मसाज भी नहीं करते, ये भी एक रॉन्ग तरीका है, ठीक है। तो क्या करते हैं? इंटरडर्मल इंजेक्शन मॉन्टेक्स टेस्ट करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम होल्ड करना है द नीडल एंड द सिरिंज ऑलमोस्ट द पैरेलल टू द क्लाइंट स्किन, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगले कल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के जो आपको क्वेश्चन है वो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बस इतना ही, ठीक है।